हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या है वो टॉपिक? तो वो है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हुक्स लॉ कहता है, लिख देते हैं गाइस डेफिनेशन, द विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस, विद इन द limit of elasticity strain produced is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेफिनेशन को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टली गलत लिख दिया क्या गाइस? हाँ, जल्दबाजी नहीं करें, आराम से। डायरेक्टली within the limit of elasticity, strain produced is directly proportional to the stress applied। एग्जाम्पल भी लेंगे गाइस आराम से, बस आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, स्किप बिल्कुल भी मत कर देना गाइस वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस। तो हुक्स लॉ कहता है, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड। यानी कि जो स्ट्रेन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन तो हम पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। स्ट्रेस यानी कि जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है, और स्ट्रेन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आया है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है गाइस। हम जितना भी क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, उतना ही तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा ना गाइस। अगर हम बात करें स्प्रिंग की, मान लीजिए हमने एक स्प्रिंग ले रखी है ना गाइस, जैसे कि ये हमने स्प्रिंग ले रखी है ना, और यहाँ पर अगर हम एक कड़ी लगा देते हैं ना गाइस, हुक लगा देते हैं, तो हम इस पर लोड अब अगर डालेंगे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 किलो का कोई लोड डाला, तो ये स्प्रिंग क्या होगी, थोड़ी सी नीचे झुक जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। अगर हम इसमें 10 किलो का लोड लगा दें तो ये क्या होगी, और ज्यादा स्ट्रेच होगी, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में और ज्यादा चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, चलिए यहाँ से हम लिख लेते हैं ना गाइस, हमने जो भी डेफिनेशन में पढ़ा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हमें पता है कि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाते हैं, स्ट्रेस इक्वल हो जाएगा हाँ, कांस्टेंट तो लगाना भूल ही गए ना गाइस। कांस्टेंट हमारा यहाँ पर आएगा ई, इनटू में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन। और अगर ई की हम बात करें तो ई इक्वल हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब बात आती है यहाँ पर ई की, तो ये ई क्या है? पहली बात तो ये कांस्टेंट है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, ना ही इसके डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी ना गाइस, क्योंकि स्ट्रेस की यूनिट भी तो यही होती है। और क्या हम इसको पास्कल लिख सकते हैं? ऑब्वियसली हम इसको, और वी कैन से पास्कल भी इसको हम कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, वो है विच इज मोर इलास्टिक। सबसे पहले तो आप कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा इलास्टिक है, रबर या फिर स्टील, है ना गाइस। अब हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे, पहली बार अगर कोई क्वेश्चन देखेगा ना गाइस जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो बोलेगा कि रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से हम लगता है कि जो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा वही क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा। लेकिन इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स अगर हम बात करें प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये ई क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना गाइस, और ये प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के। यानी कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो ई भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमें रबर को स्ट्रेच करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है या फिर स्टील को? कमेंट में बताइएगा। सोचिए गाइस, स्टील को हमें स्ट्रेच करने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर बात कहाँ जा रही है, स्ट्रेस पर, तो ज्यादा स्ट्रेस हमें स्टील पर लगाना पड़ रहा है।
तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।